हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग चर्चा करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर की दूसरी यू कैन से द फेज पे। क्योंकि हमने एक और वीडियो पहले बनाई थी जिसमें हमने 1947 के बाद मतलब आज़ादी के बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या सिनेरियो रहे और किस तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर में इम्प्रूवमेंट हुई वो हमने देखा। लेकिन उससे पहले क्या परेशानियां थी और क्या मेजर कॉज थे हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के ड्रॉ फॉल बैक्स के, उन सबको आज हम चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ देखेंगे कि किस तरह से हमारा भारत और भारतीय एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर किस तरह से आगे बढ़ा। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सबसे पहले प्री इंडिपेंडेंस कंडीशंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। As you can see, there was scarcity of agriculture resources। बिल्कुल, ये हमने पढ़ा था कि हमारे पास रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा कमी थी। इसके साथ साथ लो प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन। लो प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन। I believe if you have seen the last video on agriculture, I told you कि रेन, हम लोग बहुत ज्यादा रेन पर डिपेंडेंट थे। vulnerability was very high in that section, like at that time. So that's why the productivity was very less. Further, small and fragmented land holdings थी, that also we have discussed कि बहुत छोटे छोटे आप लोगों की इकाइयों में एग्रीकल्चर से जो लैंड थी वो बटी हुई थी, जिसकी वजह से एक बेहतर प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था। सबसिस्टेंस फार्मिंग थी। सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है कि जब हम केवल उतना ही कमाएं जितना हमारा ही गुजारा या गुजर बसर हो सके। मतलब इफ आई एम doing the agriculture activities or growing the crops for myself only or for my family, this is what the subsistence farming। इसका मतलब मैं इसको कहीं मार्केट में बाहर नहीं लेके जा रही हूँ। इसके बाद wedge between the owners and tillers of the soil, that also we know कि आजादी से पहले कितना ज्यादा जो आपके जो जमींदार होते थे वो किस तरह से बुरी, you can say how badly they behave, how badly they treat the agriculture farmers basically. Also there was the outdated technology, that also we know कि कैसे हम हल से काम करते थे। हमारे पास बहुत अच्छी स्थिति मशीनों की या अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज नहीं थी, और हमारी हाई डिपेंडेंस थी रेनफॉल पर। वी ऑल नो कि किसी भी क्रॉप को उगाने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है उसकी इरिगेशन, वो है उसका वाटर सप्लाई। तो वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थी किस पर? रेन पर। लेट्स स्टडी द situation of the Indian economy or the agriculture sector during the colonial period. How were the agriculture sector? So the very first thing is कि हमारे 2/3 टोटल लेबर फोर्स, आप समझिए, out of total labor force, 2/3 of them were completely dependent on agriculture sector। उनके पास और कोई रोजगार तक नहीं था। ऑल्सो 1911 से 41 के बीच जो हमारी पॉपुलेशन थी वो उसकी ग्रोथ हमारे एग्रीकल्चर की ग्रोथ से बहुत ज्यादा थी, which would leads to the food crisis, which would lead to the less availability of the foods and the resources. Further, decline in food grain, which was around 1.14% of the capital per annum। और उसके साथ साथ जो कैश क्रॉप्स थी, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी समझाया, ऐसी क्रॉप्स जिनको हम मार्केट में जाकर सेल कर सकें या जिनकी हम मार्केट में जाकर सेल परचेज कर सकें, वो हमारी कैश क्रॉप्स होती हैं। तो उनका भी सिर्फ 0.57% ही उनका इंक्रीज हुआ as compared to the food grain decline which was around 1.14%। Further, on the eve of independence, आप समझिए जिस समय हमारा भारत आजाद होने वाला था उस समय 93% ऑफ द एग्रीकल्चर क्रेडिट फ्रॉम मनी लेंडर। इसका मतलब 93% जो भारतीय किसान थे उनके ऊपर कर्जा था, उनके ऊपर लोन था। और 97% of the farmers, which is a very 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 big number, कि 97% of the farmers
were using the wooden plough, मतलब कि लकड़ी के हल से वो लोग खेती करते थे। आप समझिए इस चीज को, यदि लकड़ी की खेती, जो लकड़ी के जो हल हैं, यदि उनसे हम खेती करेंगे तो प्रोडक्शन और कितना टाइम टेकिंग, कितना एफर्टफुल, कितना प्रेशरफुल आपकी वो जॉब हो जाती है कंपेरेटिवली इफ वी वुड हैव समथिंग बेटर मशीनरी इन आवर हैंड्स। फर्दर, केवल 10% ऐसे फार्मर्स थे जिनके पास हाई क्वालिटी के सीड्स थे। Around 45%, you can imagine that 45% of the farmers were landless. It means they were only tiller of the soil. वो सिर्फ वहां पर एक किराए के किसान की तरह वहां काम करते थे, और जितना उनको उसका you can say whatever the income they earned, that income was in the form of the food grain which could help them to survive for that particular year. कि एक साल में वो जितना भी वो काम करेंगे, जितना भी वो खेत में किसानी करते हैं, वो सारा उनके यू कैन से सर्वाइवल के लिए ही होता था। फर्दर, फूड इम्पोर्ट डिपेंडेंसी, क्योंकि हमारे पास एज वी सी कि हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ इतनी ज़्यादा थी कंपेरेटिवली हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के, तो हम ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं से तो हमें उसका बकाया करना था, उस स्केरसिटी को, फूड स्केरसिटी को कम करने के लिए। तो हमारी इम्पोर्ट डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा थी, एंड फूड इम्पोर्ट वॉज मेड ऑफ 50% ऑफ ऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसका मतलब 50% जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा होता था वो केवल फूड को इम्पोर्ट करने के लिए होता था। So that was the condition of the colonial agriculture period. Moving forward to the causes. What were the reasons of stagnation in the Indian agriculture sector during the colonial period? So there were major three reasons. The very first is the land revenue system. We all know about the Zamindari, Rayatwadi and the Mehelwadi system. These were the three major land revenue systems during the British era, जहाँ जमींदार एक मेजर रोल प्ले करता था, जहाँ जमींदारी सिस्टम प्ले होती थी। रैयतवाड़ी में we had the riots to collect the income or the revenue from the agriculture sectors. In Mehelwadi system we had 10 villages and then we call it as Mahel, and after that we have one headman out of the all 10 villages, और फिर वो आपको कलेक्ट करके सीधा ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जाके पैसा सबमिट करता था। It was ultimately a burden on the agriculture sector to give the revenue for no reasons to the government. Second was the commercialization of the agriculture. It means they were very forcedly, you know, the farmers were forced to produce the commercial crops, which were the indigo and cotton, instead of the crops which were needed at that time. सो जब उस जमीन पर नील की खेती होगी, या आप समझिए कपास की खेती होगी, तो आपके सेल्फ कंजम्पशन के लिए तो आप उसमें खेती कर ही नहीं पा रहे, एंड दैट वाज द मेजर रीजन ऑफ द फूड क्राइसिस इन इंडिया। द थर्ड मेजर रीजन वाज द पार्टीशन ऑफ द कंट्री। वी ऑल नो कि जो हमारा एनएफ डब्ल्यू पी था, जो कि नॉर्थ वेस्ट, सॉरी NWFP था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस जो हमारे थे, जो कि पंजाब एंड ऑफ कोर्स द होल पाकिस्तान वाज देयर, व्हिच इज द सिंध प्रांत हम कहते थे, वो सारा पाकिस्तान के हिस्से में चला गया, व्हिच वाज अ वेरी 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 यू कैन से द कल्टीवेटेड लैंड, एंड व्हिच लीड्स टू द फूड क्राइसिस इन इंडिया। जब वो सारा एक अहम हिस्सा हमारे भारत का अलग हमसे हुआ, या एक नए देश में तब्दील हो गया, which leads to the food scarcity or the crisis in India. So we have seen that after that we reached the independence. After the partition, we got the independence. The constitution framed in 1950, and we got our first 5-year plan where we highly focused upon the agriculture sector. What was that first 5-year plan? So basically, this was the major, we can say, uh, the initiative taken by the government to improve the agriculture sector. So what was that 5-year plan? It has started by the, you know, in 1951, it has started by the government of India
जहाँ के चेयरमैन हमारे प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, एंड दे वर हाईली, the very first 5 year plan was majorly focused upon the agriculture growth, where they has the you can say the 5 major points to improve. The very first was the land reforms. Second was the investment in the irrigation and infrastructure. Third was the modernization of technique. Fourth was agriculture extensive services, and last was the credit facility. So these are the 5 major things on which इंडियन गवर्नमेंट हैज वर्कड सो हार्ड। भारतीय सरकार ने इन 5 क्षेत्रों में बहुत ज्यादा काम किया, जैसे कि जितने भी इंटरमीडियरीज थे, जो जमींदार थे, उनको एबॉलिश किया, जमींदारी सिस्टम को हर हाल में भारत से खत्म किया। इसके साथ साथ वाटर, वी ऑल नो कि किसी भी क्रॉप में वाटर एक बहुत इसेंशियल कंपोनेंट होता है, तो उसकी अवेलेबिलिटी के लिए जितना भी इरिगेशन सिस्टम है उसको बढ़ाया और रेन से डिपेंडेंसी थोड़ी कम की गई। मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक्स का भी इजाफा हुआ, जिसमें ट्रैक्टर एक अहम भूमिका में आया, और जो कि आज तक भी एक प्रेवलेंट, यू कैन से द मशीनरी इज देयर टू improve or to function the agriculture, we can say the agriculture activities. Further extension the services were expanded, जिसमें हम फार्मर्स को एक टेक्निकल असिस्टेंट देते थे कि किस तरह से वो जमीन को, जो उनकी सॉइल है, उसको समझ सके, किस तरह से एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस दे कैन डू। फर्दर द क्रेडिट फैसिलिटी हैज बीन गिवन टू दी स्मॉल फार्मर्स, जिसमें आप उनको लोन दे सकते थे, टू दोज फार्मर्स जिनका यू कैन से दोज हु डोंट हैव एनीथिंग विद देम, तो वो खेती कैसे करें, या वो सीड कहाँ से खरीदें, या वो कैसे इरिगेशन सिस्टम में, कैसे मशीनरी, कैसे प्रॉपर हाई वेराइटी के सीड्स को अफोर्ड करें। तो फॉर देम the loan has been initiated, the crop insurance has been initiated. So these were the things which has been implemented by the central government in the very first 5 year plan. Moving forward to the second initiative, which was in 1960 to 1970s or around 1980s, it went, which was the Green Revolution initiated by MS Swaminathan, जिसमें मेजरली फोकस किया गया हाई यील्ड वैरायटी सीड्स पर, इरिगेशन सिस्टम पर, केमिकल इनपुट्स पर, of course government support in the form of credit facilities, and which ultimately leads to the production of the Indian agriculture sector. बट यस, इसमें एक जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था वो ये था कि जहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ, विच वॉज द वेस्ट नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, which was majorly the Punjab, Haryana and related states, or the West UP. Post independence, what are the other things which we have done to improve the agriculture sectors? So as we can see, the land revenue system has been abolished, उसको खत्म किया गया। ग्रीन रेवोल्यूशन जैसी एक बहुत बड़ा और एक क्रांति जिसको हम कहते हैं हरित क्रांति के रूप में वो आई। लोन फैसिलिटीज को बढ़िया किया गया, इरिगेशन फैसिलिटीज को बेहतर किया गया, रिसर्च और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स एग्रीकल्चर सेक्टर में लाए गए, सेल्फ इंडिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर आई, साथ साथ बहुत एडवांस टेक्निक्स जैसा हम देख सकते हैं का इंट्रोडक्शन हुआ, और इसके साथ साथ जो टैक्स बर्डन थे एग्रीकल्चर फार्मर्स पे उनको खत्म किया गया। बहुत सारी एमएसपी, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस या सब्सिडी जैसी चीज़ों को भी इम्प्लीमेंट किया गया, विच अल्टीमेटली लीड्स टू द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। What so far achievement we have got in the agriculture sector after the independence? So the very first is that we are the second largest producer in the world of fruit and vegetable, rice, wheat, groundnut, cashew, जिसे हम अपना अखरोट और काजू, चाय, ग्लोबली हम इसमें नंबर 2 पे लार्जेस्ट सेकंड प्रोड्यूसर आते हैं। इसके साथ साथ जो कि हमारे पूरे विश्व का 10% आप समझ लीजिए वो भारत से जाता है। फ्रूट प्रोडक्शन में भी मैंगो, बनाना, सपोटा एंड एसिड लाइम आर द मेजर फ्रूट्स विच वी आर प्रोड्यूसिंग फॉर द वर्ल्ड। इसके अलावा भारतीय कृषि क्षेत्र ने अराउंड 16.5% ऑफ इंडियन जीडीपी में कंट्रीब्यूशन अपना दिया है, तो इट मींस इट्स अ वेरी बिग कंट्रीब्यूटर ऑफ द इंडियन जीडीपी। स्टिल इट इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। अभी भी लगभग 50% ऐसी वर्कफोर्स हमारे भारत की है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर सेक्टर में ही इंगेज्ड है।
चाहे वो हमारे रूरल एरियाज हों या हमारे मेजरली वी कैन से uh, the non-urban areas we can or non we can say the what we say that the metro cities which are highly dependent upon the agriculture sector. Also it helps to export the grains to many countries in the world. We have already evident that कि भारत के से बहुत अच्छी मात्रा में गेहूं और चावल का एक्सपोर्ट मतलब निर्यात होता है. And we are still in the continuous making efforts in improving the condition of Indian economy. I hope this whole agriculture sector has become a very easy topic to you from now और आपको बहुत सी चीजें इसमें समझ में आई होंगी. Some challenges are also there which we can see that of course the market access was there, environmental degradation was there, income disparity was there, डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल. स्टिल द इरिगेशन प्रोजेक्ट्स बहुत सारे हैं लेकिन फिर भी अभी भी डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल है, वो हमें पता है. और अभी भी बहुत ज़्यादा केमिकल का यूज़ करने से जो ग्राउंड वाटर है वो बहुत डिप्लीट हो गया है, उसकी सॉइल की वैल्यू जो यू कैन से द न्यूट्रिएंट जो उसकी पावर है वो बहुत कम हो गई है. सो दीज आर द चैलेंजेस विच वी हैव सीन सो फार बट ऑन विच वी आर वर्किंग सो हार्ड. द रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज हैपनिंग एट अ वेरी बिग लेवल टू इम्प्रूव दीज थिंग्स. तो अब इसके बाद तो आई बिलीव और कुछ फ्रॉम माई साइड. थैंक यू सो मच. I hope you like the session. If you really like, go hit the like button, share it, subscribe it. And if you have any query, kindly let me know in the comment section. Till then, thank you so much.